हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम उस विषय की शुरुआत कर रहे हैं जिस विषय की जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा विषय शुरू कर रहे हैं। हम शुरू कर रहे हैं साइंस, और साइंस में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस में हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये सब है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका है वो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस, देखिए, केमिकल रिएक्शंस मीन्स कि कंपोजिशन में चेंज आ जाना। कौन सा चेंज आ जाना? केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाना, यानी केमिकल चेंज हो जाना। अगर केमिकल चेंज हो जाता है तो हम उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हमने हीट किया और हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में यहाँ चेंज आ गया है। तो अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाता है तो इट मीन्स वो क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन हो गई। अब केमिकल रिएक्शन में हम दो पार्ट्स लेते हैं। पहला पार्ट होता है केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट्स। ये हैं आपके रिएक्टेंट्स, यानी जो रिएक्ट करते हैं आपस में, यानी दो सब्सटेंस विच रिएक्ट और अंडरगो इन द रिएक्शन, दे आर सेड टू बी रिएक्टेंट्स। उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और रिएक्शन के बाद में जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है रिएक्टेंट्स और दूसरा पार्ट होता है प्रोडक्ट्स। अब देखिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, केमिकल रिएक्शन की जो दो पार्ट बताए मैंने, इन दोनों पार्ट्स में देखिए आप कि जैसे रिएक्टेंट्स जो हैं, रिएक्टेंट्स को हम डिफाइन करें कि रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या है। तो देखिए, दो सब्सटेंस विच रिएक्ट, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल, उसको कहते हैं हम रिएक्टेंट्स कहते हैं उनको। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो सब्सटेंस बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो प्रोडक्ट्स क्या हो गए आपके? प्रोडक्ट्स आर दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल चेंज। अब देखिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लिखें तो लिखने के कौन से तरीके हैं और कब किसी केमिकल रिएक्शन का होना माना जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई, तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और अगर वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती है, तो हम मानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी स्टेट में चेंज होना। स्टेट से आप समझते होंगे कि तीन टाइप की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज होता है अलोंग विद द चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल कंपोजिशन के साथ ही उसकी स्टेट में चेंज होता है, तो हम ये कहेंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने ये एग्जांपल लिया था कि CaCO3 ये है सॉलिड, और जैसे हम इसको हीट करेंगे तो ये CaO बन जाएगा
और ये CO2 गैस बन जाएगी। तो ये देखिए ये सॉलिड स्टेट है और ये गैसेस स्टेट है। तो यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक किसी भी केमिकल रिएक्शन का होना या नहीं होना, ये हमें शो करता है कि उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होने के साथ साथ उसकी स्टेट में भी चेंज हो। तो देखिए यहाँ स्टेट में चेंज हो गया और साथ ही साथ उसके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज हो गया। दूसरा है आपका चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना। देखिए टेम्परेचर में किस तरह से चेंज होता है, जैसे मान लीजिए हमने कैल्शियम ऑक्साइड को है वो वाटर के साथ रिएक्शन करवाया और हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखिए जब भी हम इन दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो जो भी प्रोडक्ट बनता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हीट भी इसमें लिबरेट होती है। यहाँ पे हीट लिबरेट होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर है वो टेम्परेचर, प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। रिएक्टेंट का टेम्परेचर नॉर्मल स्टेट पे जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। इट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर होना भी है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है या उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा देखिए हम कहेंगे चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, जैसे कोई भी रिएक्शन होती है तो उसको हम कब माने कि केमिकल रिएक्शन हुई, अगर कलर में चेंज होता है तो हम मानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल CuSO4.5H2O, देखिए ये है कॉपर सल्फेट, ये क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है ये। इस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे गर्म करने से पहले इसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर होता है और गर्म करने के बाद में ये CaSO4+5H2O इस तरह से इसका कलर वाइट हो जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कलर में चेंज हुआ है, तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी चेंज के अंदर है, केमिकल चेंज के अंदर अगर कलर में चेंज होता है तो हम ये मान लेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके बाद में देखिए हम अगर इसके चौथे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में मैं PPT लिख देता हूँ, ठीक है, कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम मानेंगे कि वो केमिकल चेंज हो चुका है या वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने वो Na2SO4 प्लस BaCl2, तो इसका बन गया आपका BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो BaSO4 है बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट PPT बनता है। तो वाइट PPT बनना यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनना एक केमिकल रिएक्शन होने का इंडिकेशन होता है। तो देखिए ये जो है वो हमारे पास है कि पहला चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज हुआ है तो हम ये जरूर मानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेकिन स्टेट में चेंज होने के साथ साथ उसके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज होना चाहिए। अदरवाइज तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जैसे सर H2O है, इसको हम हीट करते हैं तो ये है वो सॉलिड, मान लीजिए आइस की फॉर्म में वाटर है और हीट करते हैं तो इसका लिक्विड वाटर बन जाता है। अब ये जो लिक्विड वाटर है तो यहाँ तो केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में स्टेट में तो चेंज आ गया लेकिन केमिकल कंपोजिशन में इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो क्या हम इसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे? नहीं, हम इसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब स्टेट में चेंज होने के साथ ही साथ है वो इसमें केमिकल कंपोजिशन का भी चेंज हो, तब हम कहेंगे कि ये एक केमिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ देखिए केमिकल रिएक्शन होने के ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर स्टेट में चेंज होता है विथ चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, अगर टेम्परेचर में चेंज होता है
तो भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर कलर में चेंज होता है तो भी हम कहेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, पीपीटी बनता है, तो भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। और इसका जो है वो फिफ्थ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हम और ले लेते हैं इसका, और ये जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक में देखिए हम ले लेते हैं इसमें, जैसे इसका वाइट प्रेसिपिटेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 चेंजेस तो हो गए। अब है वो फिफ्थ है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होना, यानी कई बार कई रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर गैस का इवोल्यूशन होता है। जैसे आप इसके लिए यही एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, इसके अलावा भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे Zn प्लस S2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस S2। तो यहाँ देखिए गैस इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन के होने का। तो ये है दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होने के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है वो एक क्वेश्चन आता है कि बाय what characteristic, what changes take place in the chemical reaction, या what are the main characteristics of a chemical reaction. So we can tell that these are the main characteristics of the chemical reaction: change in state, change in temperature, change in color, formation of precipitate and evolution of gas. तो ये तो बात हो गई कि केमिकल रिएक्शन कब हुई, माने हम कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, उसको कब माना जाए। वो तभी माना जाएगा जब इनमें से कोई ना कोई एक चेंज जरूर हो, चाहे तो वो टेम्परेचर में चेंज हो जाए, चाहे वो कलर में चेंज हो जाए प्रोडक्ट साइड में, चाहे वो स्टेट में चेंज हो जाए इसके प्रोडक्ट साइड में, चाहे प्रेसिपिटेट बन जाए इसके प्रोडक्ट साइड में, और चाहे गैस का इवोल्यूशन हो जाए इसके प्रोडक्ट साइड में। तो हम कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हुई है या केमिकल चेंज हुआ है। अब केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे लिखें, हाउ वी राइट द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे लिखें, और केमिकल रिएक्शंस लिखने के क्या क्या रूल्स हैं, वो रूल्स हम हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो देखिए केमिकल रिएक्शन लिखने के बहुत सारे, यूँ तो बहुत सारे रूल्स हैं, बट कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे। तो हम लिखेंगे रूल्स टू राइट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखने के रूल्स। देखिए कौन कौन से रूल्स हैं। सबसे पहला रूल देखिए आप, हर एक केमिकल रिएक्शन की 2 साइड्स होती हैं, एक रिएक्टेंट साइड और दूसरी प्रोडक्ट साइड। तो हम रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हम रिएक्टेंट्स को, ठीक है। और जो है वो राइट साइड में, राइट हैंड साइड में लिखते हैं हम प्रोडक्ट्स को। कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है तो रिएक्टेंट्स को आप कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट को किस साइड में लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। और दोनों के बीच में एक एरो शो करेंगे आप, एक एरो यूज में लेंगे। ये एरो ये इंडिकेट करेगा कि ये रिएक्टेंट हैं और इन रिएक्टेंट के रिएक्शन से ये प्रोडक्ट्स बने हैं, ये एरो शो करेगा। दूसरा देखिए इसके अंदर नंबर 2 रूल, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हम उनके बीच में प्लस साइन का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा Zn और S2SO4, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट आपके सामने देखिए, एक Zn है, एक है सल्फ्यूरिक एसिड S2SO4, और इधर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है ZnSO4 और बन रहा है H2। तो हम इसको यूं ही नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे बीच में
प्लस साइन का यूज करेंगे, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे हम प्लस साइन का यूज करेंगे। तीसरा देखिए इसके अंदर रूल नंबर 3 जो कि केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और वो रूल है आपका कि कई बार केमिकल रिएक्शन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे है वो नहीं होती है। जब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं होती है तो हम एरो साइन के ऊपर जो है वो हम टेम्परेचर लिखते हैं कि कोई भी रिएक्शन है वो इतने टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही है। तो टेम्परेचर और प्रेशर को हम हमेशा एरो साइन पर शो करते हैं, या तो हम एरो साइन के ऊपर लिख दें टेम्परेचर को और प्रेशर को, या फिर हम कैसे भी ऊपर या नीचे टेम्परेचर और प्रेशर को लिख करके और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है वो लिखते हैं इनको। इसके बाद में देखिए चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, या चौथा जो रूल है वो ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस वी हैव टू राइट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस हम लिखें, और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो वो केमिकल रिएक्शंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट मानी जाएगी। इसके बाद में देखिए आप कि जैसे कई बार क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन हम टेम्परेचर भी यूज़ में लेते हैं, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देते हैं, प्रेशर भी कम या ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो उस केस में हम एक जो है वो केमिकल कंपाउंड काम में लेते हैं जो रिएक्शन को बढ़ाने में, रिएक्शन को प्रोसीड होने में हेल्प करता है, और उसको हम कहते हैं केमिकल कंपाउंड को कैटलिस्ट। हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, और कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन को है वो आगे प्रोसीड करता है। कैटलिस्ट भी कई टाइप के होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक नेगेटिव होता है, एक ऑटो कैटलिस्ट होता है और एक बायो कैटलिस्ट होता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जैसे रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट है वो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करता है। इस तरह से है वो ये कैटलिस्ट भी हम काम में लेते हैं जो कि है वो रिएक्शन को स्पीड को बढ़ाने में या कम करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद में देखिए कि हम जो है वो केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो इसमें हम केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्टिसिपेट करते हैं उनकी स्टेट को भी हम शो करते हैं। स्टेट को कैसे शो करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टेट को हम शो कर रहे हैं, स्टेट को शो करते हैं जैसे ये जिंक है Zn है वो सॉलिड है, तो हम छोटा एक S लिख देते हैं यहाँ पे जगह बना के, यहाँ पे S लिख देते हैं प्लस, जैसे ये है वो आपका H2SO4 है, ये एक तरह से लिक्विड है तो यहाँ पे हम H2SO4 लिक्विड लिख देते हैं। यहाँ पे ZnSO4 है, ये है वो आपका लिक्विड बना है और ये जो है वो आपकी गैस बनी है। ठीक है, तो इस तरह से है वो हम इनको शो कर देते हैं। अगर सॉलिड है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टेट तो हम S से डिनोट करते हैं, अगर वो लिक्विड है तो हम L से डिनोट करते हैं, और अगर वो गैस है तो हम G से डिनोट करते हैं, और अगर वो वाटर में घुला हुआ है तो हम उसको एक्वस से डिनोट करते हैं। अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो हम उसको एक्वस से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से है वो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। तो ये कुछ नियम हैं केमिकल रिएक्शन को लिखने के। तो माय डियर स्टूडेंट, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि केमिकल रिएक्शंस, एक एक्यूरेट केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो दीज आर द रूल्स विच वी हैव टू फॉलो व्हेन एवर वी वांट टू राइट द केमिकल रिएक्शन। अब आप देखिए जैसे केमिकल रिएक्शन को हम किस किस टाइप से लिख सकते हैं, यानी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट वेज टू राइट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शन को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, 3 टाइप्स हैं जिस तरह से हम इन केमिकल रिएक्शंस को लिख सकते हैं। पहला है वर्ड इक्वेशन।
वर्ड इक्वेशन का मतलब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको वर्ड्स की फॉर्म में लिख दें। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन हमने लिख दिया वर्ड की फॉर्म में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इससे जो प्रोडक्ट बना वो बना आपका वाटर। तो ये है एक वर्ड इक्वेशन, यानी वर्ड्स की फॉर्म में, ना हमने कोई सिंबल यूज़ किया ना कोई फॉर्मूला यूज़ किया, सिर्फ और सिर्फ वर्ड की फॉर्म में हमने वर्ड्स की फॉर्म में इन रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को लिख दिया। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन, यानी वर्ड्स की फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। दूसरा देखिए आप है, वो होती है स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन होती है ये। तो ये स्केलेटल केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या है कि हम सिर्फ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंबल्स का यूज़ करते हैं, फार्मूलाज का यूज़ करते हैं, बट उस रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं करते हैं। यानी एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने लिखा एल्यूमिनियम प्लस जो है वो HCl इज इक्वल टू AlCl3 प्लस हमने लिख दिया H2। देखिए ये एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। तो दूसरा वे जो होता है केमिकल रिएक्शन को लिखने का, दैट इज स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। तीसरा तरीका जो है वो हम लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में उस रिएक्शन को हम बैलेंस भी कर देते हैं। जैसे आपके सामने ये रिएक्शन है Al और जो Al प्लस HCl इज इक्वल टू AlCl3 प्लस H2। यहाँ पे हम इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमें अगर बैलेंस करना है इस रिएक्शन को, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। देखिए 2 एल्यूमिनियम और 2 एल्यूमिनियम के एटम हो गए, और यहाँ पे 2 3 जा 6 जो है वो क्लोरीन के एटम हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 6 क्लोरीन के एटम हो गए, और हाइड्रोजन 6 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गई, 6 क्लोरीन हो गई, और 2 एल्यूमिनियम के एटम्स हो गए। तो ये रिएक्शन हो गई, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को 3 वे से लिखते हैं। पहला वे होता है वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, दूसरा वे होता है स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, यानी जिसमें हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हैं, और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग टाइप से केमिकल रिएक्शंस लिखवाई जाती है स्टूडेंट से। अगर मान लीजिए अप टू 8th स्टैंडर्ड है तो उनको यही कहा जाता है कि चलो आप है वो वर्ड इक्वेशन को लिख दो, वर्ड्स की फॉर्म में है वो इक्वेशन को लिख दीजिएगा। अगर जैसे मान लीजिएगा थोड़ा सा वो 10th स्टैंडर्ड तक आते हैं तो हम ये दोनों वेज यूज करते हैं, एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन और एक जो है वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से एवरी केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन द 3 ways. First way is the word equation, second way is the skeletal chemical reaction, and third way is the balanced chemical reaction. अब देखिए, अब बात आ जाती है हमारे बैलेंसिंग की। देखिए बैलेंसिंग, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना अपने आप में एक बड़ा टिपिकल जॉब है, और इस टिपिकल जॉब और भी ज़्यादा टिपिकल कब हो जाता है, अगर हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में मिलती है तो उसको बैलेंस करना एक बहुत बड़ी बात होती है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट है, और इस एल्यूमिनियम सल्फेट को हमने रिएक्शन कराया कैल्शियम जो है वो फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट, इससे रिएक्शन हमने करवाया कैल्शियम फॉस्फेट से। तो ये देखिए ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और मान लीजिए प्रोडक्ट जो बना आपके सामने वो बना एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम फॉस्फेट बना आपके पास, और जो है वो आपके पास बना कैल्शियम सल्फेट प्लस कैल्शियम सल्फेट बना। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पे सल्फेट PHT भी होता है। तो अब यहाँ देखिए ये आपके पास एक वर्ड इक्वेशन है और आपसे कहा गया कि अब इसकी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आप लिखिए। तो बहुत मुश्किल हो गई ना। यहाँ पे क्या मुश्किल हो गई? सबसे पहली मुश्किल तो ये हो गई कि सबसे पहले तो हमें एल्यूमिनियम का सिंबल पता हो, सल्फेट का सिंबल पता हो, कैल्शियम का सिंबल पता हो और फॉस्फेट का सिंबल पता हो। चलो मान लीजिए आपको है वो एल्यूमिनियम का सिंबल पता है Al है, और सल्फेट का सिंबल पता है SO4 है, और कैल्शियम का सिंबल पता है Ca है, और फॉस्फेट का सिंबल पता है PO4 है। मान लीजिए आपको ये सिंबल्स तो पता है। अब यहाँ पे देखिए आपको एल्यूमिनियम का सिंबल पता है Al है, और फॉस्फेट का सिंबल PO4, वही बात आ रही है यहाँ पे, और कैल्शियम का सिंबल Ca है, और सल्फेट का सिंबल है वो SO4 है। ये तो बात हो गई सिंबल्स की। सिंबल्स के अकॉर्डिंग हमने इस केमिकल रिएक्शन को लिख दिया। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, या फिर क्या हम इतना भी कह सकते हैं कि क्या ये जो केमिकल फॉर्मूला हमने इन कंपाउंड्स के लिखे हैं वो सही है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते हम। तो इसके लिए और क्या नॉलेज होना चाहिए हमें? खाली सिंबल्स पता हो पॉली एटॉमिक आयंस के या मोनो एटॉमिक आयंस के, तो क्या इतना सफिशिएंट है? नहीं, इतना सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है। तो इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? इसके अलावा आपको इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे आपने लिखा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। अगर आपको पता नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3। फिर यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3, कैल्शियम की होती है 2, और सल्फेट की भी होती है 2। इतना हमने लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद में देखिए हमने है वो इस तरह से क्रिस क्रॉस किया, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्रिस क्रॉस करने पर इस कंपाउंड में हम इस तरह से इसको लिखेंगे Al2SO4 थ्राइस। यहाँ पे Al2SO4 थ्राइस हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे हमने कैल्शियम फॉस्फेट लिखना है, तो Ca3, यानी ये 3 हम इसके नीचे लिखेंगे, 3 Ca के नीचे, और फॉस्फेट के नीचे लिखेंगे हम ब्रैकेट में लिखते हुए PO4 ट्वाइस। तो ये हो गया AlSO4 थ्राइस प्लस Ca3PO4 ट्वाइस इज इक्वल टू, आपके पास अगर सेम वैलेंसी होती है तो आपको मालूम है ये कैंसिल हो जाती है, तो ये आ जाता है AlPO4, और यहाँ पे भी वैलेंसी सेम है, तो यहाँ पे यही आ जाता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। अब आप देखिए क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है? अब भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हम? क्योंकि यहाँ देखिए एल्यूमिनियम कितने एटम है? 2 एटम है। यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने एटम है? सिर्फ 1 एटम है। अब अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं सपोज करिए, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हो गए। अब हम एक ये पॉली एटॉमिक आयन लेते हैं PO4 के सामने जो भी सीधी लाइन के अंदर जो लिखा है, इसका मतलब है फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, फॉस्फेट आयन के 2 मॉलिक्यूल हैं। और यहाँ देखिए फॉस्फेट आयन के कितने मॉलिक्यूल हैं? वही 2 मॉलिक्यूल है ना। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं अपन कैल्शियम। अब कैल्शियम के कितने एटम है? यहाँ पे 3 एटम है। तो अगर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, तो देखिए कैल्शियम 3 एटम्स हो गए, और सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल है। तो देखिए बच्चों ये आपके सामने है वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब केमिकल रिएक्शन अगर वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में अगर हमें मिलती है, तो उसको बैलेंस करना बहुत बड़ी बात है, बहुत दीगर बात है। और उसको बैलेंस करने के लिए हमें इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए? जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉली एटॉमिक आयन है उनके सिंबल क्या हैं, उनकी वैलेंसी क्या है। जैसे सल्फेट
ये इसकी वैलेंसी 2 होती है। जैसे सल्फाइड, इसकी वैलेंसी 2 होती है। सल्फाइड, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है। नाइट्रेट, इसकी वैलेंसी 1 होती है। नाइट्राइट, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। और नाइट्राइड, इसकी वैलेंसी 3 होती है। कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। ये देखिए, ये वैलेंसीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसकी वैलेंसी 1 होती है। फॉस्फेट, उसकी वैलेंसी 3 होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये सब क्या है, ये इनकी वैलेंसीज हैं। और अगर आपको सिंबल और वैलेंसीज पता नहीं है तो आप बिल्कुल भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर ही नहीं सकते। पहली बात तो आप केमिकल फार्मूला ही नहीं लिख सकते, और अगर केमिकल फार्मूला जैसे तैसे लिख भी लिया आपने तो आप उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है कि उनके सिंबल्स पता हो एलिमेंट्स के, या पॉलीएटॉमिक आयंस के, या मोनोएटॉमिक आयंस के, और हमें जो है वो सिंबल्स के साथ साथ उनकी वैलेंसीज भी पता होगी। तो उसी केस के अंदर हम है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे, अन्यथा हम उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने इस लेक्चर में अभी है वो ये बताया कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। फिर दूसरा स्टेप हमने बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिखने के क्या क्या रूल्स होते हैं। फिर हमने बताया कि उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो बताया हमने। फिर हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप से लिखी जा सकती है। फिर हमने बताया कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी कौन सा नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है। यानी कि हमें सिंबल्स पता हों, हमें वैलेंसीज पता हों, तो ये सब नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी जा कर के हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 1 जो था आपका, उसमें हमने है वो इसका जनरल डिस्कशन किया है। अब हम लेक्चर नंबर 2 में ये देखेंगे कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है और कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये सब है वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।